हेलो एवरीवन। नदियों के किनारे मध्य प्रदेश के बसे हुए प्रमुख शहरों की हम चर्चा करते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। इनसे हमेशा नहीं कह सकते, अक्सर परीक्षा में आपके सवाल पूछे जाते हैं। तो हम शुरू करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं अमरकंटक को। देखिए, नर्मदा के किनारे जितने भी शहर मैंने लिखे हैं यहाँ पर मुझे अलग से समझाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि मैंने इसके पिछले वाले लेक्चर में बहुत अच्छे तरीके से बताया है सारी चीजों को, ताकि आपको याद हो जाए। यहाँ पर मैंने केवल एक ओवरव्यू के तौर पर लिख दिया है, क्योंकि मैंने सारे शहरों की यहाँ पर चर्चा की है। अब वो वीडियो जो है आप पहले देखेंगे, उसके बाद ही आपको ये चीजें याद हो पाएंगी। वो वीडियो हमारे चैनल पर पड़ा हुआ है और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं उसका लिंक दे दूंगी, आप वहां पर जाके देख लेना। अमरकंटक से नर्मदा नदी निकलती ही है। अमरकंटक किस नदी के तट पर बसा हुआ है? अमरकंटक। देखते चलिए। उसके बाद मंडला नर्मदा, जबलपुर नर्मदा, नरसिंहपुर नर्मदा, होशंगाबाद नर्मदा, हंडिया नर्मदा, नेमावर नर्मदा। नेमावर से क्वेश्चन पूछ रही हूं, आप इस वीडियो के कमेंट में जाके बताएंगे नेमावर नामक स्थान मध्य प्रदेश के किस जिले में है। पुनासा नर्मदा, खंडवा नर्मदा, ओमकारेश्वर नर्मदा, खरगोन नर्मदा, बड़वा नर्मदा, मंडलेश्वर नर्मदा, महेश्वर नर्मदा, निमाड़ नर्मदा। यहाँ पे निमाड़ का नाम क्यों आया? देखिए, खरगोन और खंडवा पहले निमाड़ के नाम से जाने जाते थे। खंडवा को कहते थे पूर्वी निमाड़, जबकि खरगोन को कहा जाता था पश्चिमी निमाड़। आज भी कई लोग निमाड़ के नाम से ही जानते हैं। तो अगर खंडवा पूछता है तो भी नर्मदा होगा, खरगोन पूछता है तो भी नर्मदा होगा, और यदि निमाड़ पूछ लेता है तो भी नर्मदा होगा। निमाड़ का जो क्षेत्र है वो भी नर्मदा नदी के ही तट पर बसा हुआ है। बड़वानी नर्मदा, झाबुआ नर्मदा। झाबुआ की चर्चा हमने वहां पर नहीं की थी। क्यों नहीं की थी? क्योंकि अगर हम मार्ग की बात करें, नर्मदा नदी की अगर हम मार्ग की बात करें, तो अलीराजपुर के नीचे की जो सीमा थी, वहां से नर्मदा नदी जो थी वो महाराष्ट्र में प्रवेश कर जा रही थी। ठीक है, एक राजपीपला स्टेडी है, वहां पे दर्रे से वो होके और महाराष्ट्र गुजरात में चली जाती है। लेकिन अलीराज के ऊपर आप देखेंगे वहां पे है झाबुआ डिस्ट्रिक्ट। तो अगर झाबुआ का पूछता है कि झाबुआ जो है वो किस नदी के तट पर स्थित है, तो इसका आंसर हो जाएगा नर्मदा। झाबुआ कहां पर स्थित है, किस नदी के तट पर? नर्मदा के तट पर। उसके बाद यहाँ पे महू बात आती है अब महू की। ठीक है, चंबल में आपने पढ़ा था, चंबल नदी का उद्गम स्थल कहां से है? चंबल का उद्गम है महू के जाना पाव पहाड़ी से। महू कहां पर है? महू है इंदौर में। महू किस लिए प्रसिद्ध है? भीमराव अंबेडकर जी की जन्मस्थली थी महू। महू कहां पर स्थित है? अगर नदी की बात की जाए किस नदी के तट पे, तो याद करने की तो यहाँ पर जरूरत ही नहीं, ये है चंबल नदी के तट पे। देखिए, अगर कोई शहर आ जाता है ये किस नदी के तट पर है, आप इसके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आपको मध्य प्रदेश का मैप याद होना चाहिए। मध्य प्रदेश के मैप का मतलब है सारे जिलों की लोकेशन, कौन सा जिला कहां पर है, और इसके साथ ही साथ कौन सी नदी किस क्षेत्र से बहती है। चंबल बहती है तो चंबल कहां से इसका उद्गम स्थल है, कहां जाती है, उसके बाद किस राज्य में ये प्रवेश कर जाती है। ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। अगर वो पता होगा तो आपको इनमें से 1% भी ऐसी चीज नहीं है जो आपको रटनी पड़े, है ना। तो पहले आप नदियों को अच्छे से पढ़िएगा, उसके बाद आप इसमें ध्यान दीजिएगा। महू चंबल, श्योपुर चंबल देख लेंगे मैप में। श्योपुर किस नदी के तट पर है? चंबल। रतलाम चंबल, मुरैना चंबल। मुरैना में तो चंबल नदी सबसे ज्यादा अपरदन करती है। सबसे ज्यादा अपरदित जो जिला है चंबल नदी द्वारा, वो मुरैना ही है। ओरछा, अब ओरछा कहाँ है? ओरछा देखेंगे आप, बुंदेलखंड वाला जो रीजन है अपने मध्य प्रदेश का, यहाँ पे मैप नहीं बना हुआ है, यहाँ पे बना देती हूँ। ये है मध्य प्रदेश का उत्तरी सिरा, है ना, इस प्रकार से है।
लगभग। तो आप इस रीजन में देखेंगे, ये पूरा रीजन कहलाता है बुंदेलखंड का क्षेत्र। ये पूरा रीजन यहाँ पर है ओरछा। ओरछा कहाँ पर है, किस जिले में, टीकमगढ़ में। तो जो ओरछा है यहाँ से बेतवा नदी बहती है। आप देखेंगे मैप में देखेंगे तभी आप जान पाएंगे। तो ओरछा किस नदी के तट पर है, बेतवा नदी जो है आप देखेंगे यहाँ से बिल्कुल एकदम टच करती हुई जा रही है, यहाँ पे है ओरछा। तो ओरछा किस नदी के तट पर है, बेतवा। सांची किस नदी के तट पर है, बेतवा। सांची कहाँ पर स्थित है, सांची स्थित है रायसेन में। कई भोपाल जानते हैं बट ये है रायसेन में। तो रायसेन या सांची किस नदी के तट पर है, बेतवा। रायसेन से ही उद्गम ही होता है बेतवा का। विदिशा, बेतवा रायसेन के ही जस्ट आप देखेंगे उसी के पास है विदिशा। गुना, बेतवा। विदिशा किस नदी के तट पर, बेतवा। और गुना किस नदी के तट पर, बेतवा। गुना आप देखेंगे आपको यहाँ पे मिल जाएगा। उज्जैन, बात आती है, बारी आती है उज्जैन की। उज्जैन कहाँ पे था, उज्जैन था इस साइड में। यहाँ से निकल रही थी चंबल और यहाँ से निकल रही थी इंदौर से ही क्षिप्रा। क्षिप्रा उज्जैन के किनारे से जा करके मंदसौर में मिल जा रही थी चंबल से। तो मतलब उज्जैन किस नदी के तट पर है, क्षिप्रा। बहुत इंपॉर्टेंट है। धार किस नदी के तट पर है, धार है माही नदी के तट पर। माही कहाँ से निकलती है, आप मुझे आंसर देंगे इसका। शिवपुरी, शिवपुरी है सिंध नदी के तट पर। किसके, सिंध नदी, सिंधु नहीं, सिंधु और सिंध में बहुत अंतर है। सिंध नदी के तट पर। दतिया, दतिया भी है सिंध नदी के तट पर। बागली, बागली है काली सिंध, याद करने की जरूरत ही नहीं, काली सिंध का उद्गम स्थल ही है देवास के बागली गांव से। और उसके बाद बारी आती है देवास की। देवास भी बसा हुआ है काली सिंध के तट पर, है ना। देखिए यहाँ पर रटने की कोशिश प्लीज मत कीजिएगा, मैं बार बार बोल रही हूँ। पहले नदियों को अच्छे से पढ़िए, मध्य प्रदेश के जिलों को अच्छे से पढ़िए, आपको अपने आप ये सारी चीजें याद हो जाएंगी। उसके बाद सोनकच्छ, देवास में ही है। सोनकच्छ भी है काली सिंध, मतलब देवास और देवास के आसपास का अगर कोई क्षेत्र आता है तो वो हो जाएगा काली सिंध के तट पर। मुलताई, बताइए, अब यहाँ पे तो लिखा ही हुआ है। मुलताई, बैतूल के मुलताई पहाड़ी से ही ताप्ती नदी निकलती है, इसलिए मुलताई नामक स्थान ताप्ती नदी के तट पर ही बसा हुआ है। उसके पश्चात बुरहानपुर, दक्षिणी मध्य प्रदेश में आएंगे, आपको बुरहानपुर दिखेगा, ये वाला इलाका, यहाँ पे आपको दिखेगा बुरहानपुर। बुरहानपुर भी बसा हुआ है ताप्ती नदी के तट पर। शाजापुर, शाजापुर में जाने के लिए आप जाएंगे यहाँ पे, ये यहाँ पे आप देखेंगे आपको शाजापुर मिल जाएगा, यहाँ पे आगर मालवा और शाजापुर। शाजापुर किस नदी के तट पर है, ये है पार्वती नदी के तट पर। यहाँ से पार्वती नदी निकल रही थी अगर याद हो तो, ठीक। उसके बाद आष्टा, पहली बात तो आष्टा है कहाँ, तो जो आष्टा है ये सीहोर जिले का एक शहर है। सीहोर है भोपाल के पास। तो जो आष्टा है ये सीहोर जिले का एक शहर है और ये बसा हुआ है पार्वती नदी के तट पर। उसके पश्चात राजगढ़, राजगढ़ भी बसा हुआ है पार्वती नदी के तट पर, शाजापुर के ही पास। आप यहाँ पे देखेंगे आपको राजगढ़ भी दिख जाएगा। उसके बाद तवानगर, तवानगर बताने की जरूरत ही नहीं है, ये होशंगाबाद में है। तवानगर किस नदी के तट पर है, तवा। उसके बाद पचमढ़ी, पचमढ़ी किस जिले में है मैंने बताया है, आप मुझे आंसर करेंगे इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में जाके, पचमढ़ी किस जिले में स्थित है। पचमढ़ी भी किस नदी के तट पर है, तवा। बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना है, पचमढ़ी किस नदी के तट पर है, तवा। इंदौर, इंदौर किस नदी के तट पर है, अब मध्य प्रदेश का एक बहुत ही प्रमुख शहर है ये इंदौर। पहली राजधानी तो नहीं लेकिन दूसरी राजधानी कहा जा सकता है, मिनी बॉम्बे की संज्ञा दी जाती है, इसलिए इंदौर को याद रखना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इंदौर बसा हुआ है चंबल में, नहीं चंबल मत कीजिएगा, क्योंकि अगर कई बहुत सारे लोग पढ़े होंगे कि चंबल नदी इंदौर से निकलती है, इंदौर के महू से निकलती है, मतलब चंबल के ही तट पे इंदौर बसा है, तो ये गलती मत कीजिएगा। इंदौर बसा हुआ है खान नदी के तट पर। किस नदी के, खान नदी के। ये हो गया। अब एक इंपॉर्टेंट बात बता देती हूँ,
पहला तो आप देखिए ये, और दूसरा देखिए ये, ठीक है। अगर हम पूरे भारत में देखें, मैं वैसे कई बार बता चुकी हूं बट फिर भी एक बार बता देती हूं, अगर हम पूरे भारत में देखें तो पूरे भारत में 12 ज्योतिर्लिंग है। हो सके तो सारे ज्योतिर्लिंग को भी आप याद कर लीजिए। अगर हम पूरे भारत को देखें तो भारत में है 12 ज्योतिर्लिंग, और इन 12 ज्योतिर्लिंगों में से 2 ज्योतिर्लिंग अपने मध्य प्रदेश में है। कौन कौन से? पहला ज्योतिर्लिंग है उज्जैन में महाकालेश्वर, और ये किस नदी के तट पर है? बहुत इंपॉर्टेंट है, इसीलिए मैंने हाईलाइट कर दिया है। पहला है महाकालेश्वर, ये कहां पर है? उज्जैन में। उज्जैन किस नदी के तट पर बसा हुआ है? क्षिप्रा नदी के तट पर। दूसरा है ओमकारेश्वर। ओमकारेश्वर कहां पर है? ओमकारेश्वर है खंडवा में। कहां पर है? खंडवा में। आप एक आंसर मुझे बताएंगे कमेंट बॉक्स में, ओमकारेश्वर किस द्वीप पर बसा हुआ है? ओमकारेश्वर किस द्वीप पर बसा हुआ है? ओमकारेश्वर कहां पर है? खंडवा में, और ये है नर्मदा नदी के तट पर। मतलब पहला ज्योतिर्लिंग क्षिप्रा नदी के तट पर, और दूसरा ज्योतिर्लिंग जो है वो नर्मदा नदी के तट पर है। अब इनके अलावा कुछ शहर और बचे हुए हैं, उनको भी हम देख लेते हैं। उन शहरों में पहला है बालाघाट। बालाघाट, बालाघाट किस नदी के तट पर है? बालाघाट है वेनगंगा के तट पर। वेनगंगा, बालाघाट, आप, मैंने तो मैप हटा दिया, ये अगर मैं छोटा सा मैप बना रही हूं यहाँ पे बस आपको समझाने के लिए, है ना। तो आप इस रीजन में देखेंगे, इस रीजन में दक्षिण पूर्वी भाग में देखिएगा, आपको बालाघाट मिल जाएगा। तो बालाघाट किस नदी के तट पर है? वेनगंगा। वेनगंगा का उद्गम भी यही होता है बालाघाट में। इसके यहाँ पे ये जो दक्षिण पूर्वी हिस्सा है मध्य प्रदेश का, इसके दक्षिण पूर्वी हिस्से से ही बालाघाट वेनगंगा नदी निकलती है। अब किस स्थान से निकलती है, एग्जैक्ट लोकेशन क्या है इसका, इसका आंसर आप मुझे मेरे कमेंट बॉक्स में देंगे, आप पढ़ चुके हो। बालाघाट हो गया। उसके बाद मंदसौर। मंदसौर, मंदसौर का नाम लेते ही आपके मन में आ रहा होगा चंबल, है ना, कि चंबल नदी उधर से होके जाती है और मंदसौर में क्षिप्रा मिलती है चंबल नदी से। ऐसा नहीं है। देखिए, मैं अगर जिले की बात करूं, देखिए अगर मैं मंदसौर की बात करूं, माना ये मंदसौर है, ठीक है, ये पूरा जिला है, ये पूरा मंदसौर जिला है, लेकिन जो मंदसौर शहर होगा वो कहीं अलग ही होगा, मतलब एक जगह ही होगा। और ये पूरा जिला जो है पूरे गांवों को, कस्बों को, जनपदों को, इन सबको मिला के पूरा एक जिला तैयार होता है, ठीक है। तो यहाँ पर बात हो रही है मंदसौर की केवल। क्या पता, जरूरी नहीं है कि मंदसौर वहां पे बोल दिया गया है कि मंदसौर में क्षिप्रा नदी जाके चंबल से मिलती है, चंबल वहां से गुजरती है, तो जरूरी नहीं है कि ये यहीं से गुजरती हो, इसी मंदसौर, इधर से भी गुजर सकती है, इधर से भी गुजर सकती है। ओके, तो मंदसौर किस नदी के तट पर है ये याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। मंदसौर है शिवना नदी के तट पर। शिवना छोटी नदी है एक, ठीक है, इसके बारे में हम लोगों ने इसलिए नहीं पढ़ा। तो मंदसौर किस नदी के तट पर बसा हुआ है? शिवना नदी के तट पर। उसके बाद सारंगपुर, सारंगपुर, सारंगपुर है काली सिंध के तट पर, काली सिंध के तट पर। और लास्ट हम पढ़ेंगे रीवा। रीवा है बिछिया नदी के तट पर, रीवा है बिछिया नदी के तट पर। और इस तरह से आपके नदियों के किनारे बसे हुए मध्य प्रदेश के प्रमुख शहर हो जाते हैं कंप्लीट। और इन शहरों के बाद हम पढ़ेंगे मध्य प्रदेश में जितने जलप्रपात हैं, प्रमुख जितने भी जलप्रपात हो, चाहे वो नर्मदा नदी के द्वारा बनाया गया हो, चाहे वो चंबल नदी के द्वारा बनाया गया हो, सारे जलप्रपातों को हम इस लेक्चर के बाद पढ़ेंगे। और अगर आप मेरे वीडियो को पहली बार देख रहे हो, प्लीज सब्सक्राइब कर दो। एक बात और,
बहुत सारे लोगों को प्लेलिस्ट नहीं पता। कई सारे मेरे पास कमेंट्स आते हैं कि मैम आप बोलते हो हमारे प्लेलिस्ट में जाके पढ़ सकते हैं, लेकिन आपकी प्लेलिस्ट हमें नहीं मिलती है, हम कैसे देखें? मैं आपको दिखाती हूँ प्लेलिस्ट आपको कैसे देखना है। देखिए, सबसे पहले आप लक्ष्य ऑनलाइन क्लासेस सर्च करेंगे और लक्ष्य ऑनलाइन क्लासेस सर्च करते ही कुछ इस तरह का पेज आपके सामने खुल जाएगा, इस तरह का, है ना? ऐसा पेज खुल जाएगा और इसमें आपको यहां पर क्लिक कर देना है। या ये है पूरा पेज हमारा। यहां पर लिखा हुआ है होम, होम के बगल में लिखा हुआ है वीडियोस। आपको अगर कोई लेटेस्ट वीडियो चाहिए तो आप यहां पे जाके क्लिक कर सकते हो और वीडियो के बगल में आप देखो यहां पे है प्लेलिस्ट का ऑप्शन, प्लेलिस्ट में आप कर दो क्लिक। ठीक, प्लेलिस्ट में क्लिक करने पे जितने भी हमारे प्लेलिस्ट तैयार है, मतलब करंट अफेयर्स अगर आपको पढ़ना हो आप करंट अफेयर्स को क्लिक कर दो और करंट अफेयर्स के सारे वीडियोस आपके सामने एक लाइन से आ जाएंगे। उसके बाद अगर आपको एमपीजी के पढ़ना हो, ये देखिए एमपी का भी है, जितने भी सब्जेक्ट हमारे वीडियो में डाले गए हैं, हमारे चैनल पर डाले गए हैं, वो सारे आपको प्लेलिस्ट के माध्यम से मिल जाएंगे ताकि आप एक क्रमबद्ध तरीके से इसे पढ़ पाओ। ये आप देखिए एमपीजीके की प्लेलिस्ट खुल गई है हमारी और लाइन से सारे लेक्चर यहाँ पर दिए गए हैं। ठीक है, बहुत सारे लोगों को पता है लेकिन कुछ लोगों को नहीं पता। मेरे पास अक्सर मैसेजेस आते हैं इसलिए मैंने बताया। तो बहुत ही आसान है, परेशान होने की जरूरत नहीं है, बहुत आसानी से ये मिल जाता है। तो हम फिर से मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच। पढ़ते रहिए, एग्जाम बहुत ही जल्दी आने वाला है। किसी भी क्वेश्चन में कंफ्यूजन मत रखिए, कोई भी टॉपिक उठाएं उसे क्लियर करके छोड़े। अगर वो क्लियर नहीं होता है, बहुत से लोग ऐसे होते हैं अगर वो टॉपिक क्लियर नहीं हो रहा है तो फिर ऐसा लगता है उन्हें कि हम क्यों टाइम वेस्ट कर रहे हैं, हम दूसरा टॉपिक उठा ले या फिर दूसरा सब्जेक्ट उठा ले। ठीक है, जब वो दूसरा सब्जेक्ट उठाते हैं तो उन्हें पहले सब्जेक्ट की टेंशन होने लगती है कि हमारा तो कुछ भी नहीं है, फिर दूसरे को रख के वो तीसरा सब्जेक्ट उठाते हैं, तीसरा भी खत्म नहीं हो पाता। इस तरह से उनका कोई भी सब्जेक्ट खत्म नहीं हो पाता। इसलिए एग्जाम से पहले सबसे ज्यादा ये इंपॉर्टेंट है कि आप जिस भी सब्जेक्ट को उठाओ उस सब्जेक्ट को क्लियर करके रखो, आपके अंदर कॉन्फिडेंस भी आएगा। हाँ, आप जब एक सब्जेक्ट पढ़ोगे दूसरे सब्जेक्ट की टेंशन होगी, ये सबके साथ होता है, लेकिन जब तक आप उस सब्जेक्ट को कंप्लीट ना कर लो तब तक दूसरा सब्जेक्ट नहीं उठाओ, तभी आपका जो कोर्स है वो कंप्लीट हो पाएगा। थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं अगले लेक्चर में। बेस्ट ऑफ लक।